Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to talk about coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिन चीज़ों की हम बात करेंगे उसमें हमारे पास है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, EAN रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबसे पहले हमारे पास है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? आपको पता है कि एक मेटल कम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें होता है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है वो होती है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ये वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल को डोनेट करते हैं और ये बॉन्डिंग बनाते हैं मेटल एटम के साथ, ठीक है। ये जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ये आपके पास एक सेंट्रल मेटल है, और इसके साथ ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये कुछ लिगेंड्स हैं जिन्होंने जो है सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये जो वाइट कलर्स में है ये लिगेंड के साथ जो दूसरे आइटम्स लगे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है, ठीक है, CO है। अब जो साथ लगे हुए ये जो रेड कलर में आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं कि आपके पास है अमोनिया, मतलब समझे अमोनिया लगा हुआ है, इसके साथ नाइट्रोजन लगे हुए हैं। अब पता है ना, नाइट्रोजन एक बॉन्ड तो नहीं बनाता, नाइट्रोजन तो काफ़ी सारे बॉन्ड बनाता है। तो अगर पीछे NH2 या NH3 लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल NH3 लगे हुए हैं, तो NH3 मतलब ये जो रेड कलर में है ये नाइट्रोजन है, और ये जो वाइट कलर्स में है ये आपके पास हाइड्रोजन्स हैं। एग्जांपल बता रही हूँ ना, मतलब कि इस तरह से है। तो लिगेंड क्या होता है? चार्ज्ड भी हो सकता है और अनचार्ज्ड भी हो सकता है, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल के लिए, ठीक है, मेटल को देता है इलेक्ट्रॉन पेयर अपना, उसको हम कहते हैं लिगेंड। उसके बाद है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है ये भी लिगेंड ही है, यानी कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड हम कह रहे हैं, लेकिन ये डोनेट ही करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब होता क्या है कि लिगेंड की ऐसी टाइप जिसमें कोई पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, मतलब कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टेड लिगेंड्स। अब हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लिगेंड देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बना हुआ है ना मॉलिक्यूल, आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर CO हो लिगेंड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन लिगेंड के तौर पे एक्ट करें, तो क्या होगा कि आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन उनमें से अपना एक लॉन पेयर यूज़ करते हुए कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के और कार्बन के। अब कार्बन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि कार्बन ने जब मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हुए मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके पास है ये पाई बॉन्ड पड़ा हुआ, ये अपना पाई बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी थोड़े बहुत जो है मेटल के साथ शेयर करेगा। अब कैसे होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल CO है ना, साथ कोई मेटल लगी है, कोई भी मेटल लगा लें एग्जांपल के तौर पे, कोई M है मेटल। अब क्या होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा कि मेटल जो है इसको बैक डोनेशन करेगा। बैक डोनेशन का क्या मतलब है? मेटल इसके पाई एम्प्टी ऑर्बिटल जो होगा ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो होगा उसके अंदर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है इसकी बैक डोनेशन की? कंडीशन क्या है कि जो पाई बॉन्ड होता है या जो पाई ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होना चाहिए, वेकेंट होना चाहिए, उसकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए या कंपैटिबल होनी चाहिए, सही है, एनर्जी सेम होनी चाहिए, और उसके पास जो है वो खाली ऑर्बिटल पड़ा होना चाहिए। तब क्या होगा कि मेटल जो है उसके खाली वाले एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बैक डोनेशन हुई है, और इसीलिए हम इस लिगेंड को कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यानी कि वैसे तो ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अपने पाई एम्प्टी पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। द लिगेंड्स विच कंटेन पाई बॉन्ड्स आर कॉल्ड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। द एंटी बॉन्डिंग टाइप पाई ऑर्बिटल्स इन दीज लिगेंड इफ वेकेंट एंड ऑफ कंपेरेबल एनर्जी में रिसीव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स विद विच लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड। तो ये लाइन थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स करके लिखी हुई है, इसमें मेजर जो है वो 2 कंडीशंस बताई हैं कि ये जो बैक डोनेशन होती है ये कब होती है, जब एम्प्टी पी ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हो, और जब पी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट पड़ा हो और उसकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, और फिर दूसरा क्या बताया है कि फिर मेटल जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड में, ठीक है, लिगेंड के पी ऑर्बिटल के अंदर, जो कि दोनों का बॉन्ड बनाते हैं। अब एग्जांपल्स में हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप हो गया जिससे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है नाइट्रोसाइल ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और फिर आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या मतलब है कि C का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना N के साथ, साइनाइड कहते हैं उसको, साथ एक और अगर बॉन्ड हो तो हम कहेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप।
उसके बाद हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। इसमें लिगेंड की बात हो रही है कि लिगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल्स को। फिर लिगेंड के पास जो होता है, ये अब पाया एक्सेप्टर की बात हो रही है कि पाया एक्सेप्टर लिगेंड, मतलब ये पूरा जो है आप पाया एक्सेप्टर लिगेंड के लिए भी कह सकते हो कि पाया एक्सेप्टर लिगेंड जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल को। उसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है और बाकी सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो फिल्ड होते हैं। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो है चार्ज डेंसिटी को ले सके मेटल से, क्योंकि उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो उसके पास एबिलिटी है कि मेटल अगर उसको डोनेट करे, बैक डोनेशन दे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद है इट बिहेव्स एज लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो पाए एक्सेप्टर लिगेंड्स को हम लिविस एसिड्स भी कह सकते हैं। हालांकि लिगेंड्स की अगर हम खाली लिगेंड्स की बात करें तो ये लिविस बेसिस होती है, लेकिन अगर हम पाए एक्सेप्टर लिगेंड्स की बात करें तो ये लिविस एसिड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में शेयर्ड हुए हुए हैं, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग हुई हुई होती है ऑर्बिटल्स की, और ये तकरीबन फिक्स पोजीशन में होते हैं, इनकी पोजीशन नहीं मूव करती, हिलते नहीं हैं एक जगह से, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बारीक से एक रीजन है जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इस तरह से। सिर्फ ये जहाँ मैंने ये किया ना हाईलाइट, ये सिर्फ अंदर वाला पोर्शन है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन्स इस लोकलाइज्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है, हमने ये चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद है लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनमें जो है एक छोटी सी जगह हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएँ, ठीक है। एक छोटी सी जगह हो जहाँ पर बॉन्ड हो और इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर अलग लॉन पेयर हो तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो वहीं का वहीं हो, लोकलाइज्ड हो, ठीक है। लिमिटेड स्पेशल रीजन का क्या मतलब है कि एक लिमिटेड रीजन हो जहाँ पर आपको नजर आए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर कंसनट्रेटेड इन अ लिमिटेड रीजन। कंसनट्रेटेड का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, और वो कौन सा रीजन होगा? वो एक लिमिटेड रीजन होगा मॉलिक्यूल का। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक बॉन्ड, मतलब अगर एक बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड हैं, इसके दरमियान में ही रहेंगे, कहीं और नहीं मूव कर सकते। इसी तरह लॉन पेयर है, किसी स्पेसिफिक एटम के ऊपर हो। फिर लोकलाइज्ड बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल। अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई कि लोकलाइज्ड बॉन्ड्स लेस स्टेबल कैसे हो सकते हैं। तो वो लेस स्टेबल हम इस सेंस में कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स को कि लोकलाइज्ड बॉन्ड जो होते हैं, ये जैसे डीलोकलाइजेशन, आपको पता है ना बेंजीन के दरमियान में जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड लेस स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह पर लोकलाइज होते हैं, इनके दरमियान में फंसे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे, एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा इनके ऊपर अटैक करेगा, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। जबकि अगर आप बेंजीन में देखो जहाँ डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते इतने ज़्यादा, ठीक है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है मीथेन की, जिसमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है। इसमें जो है मीथेन बेस्ट एग्जांपल है लोकलाइज्ड बॉन्ड्स की। इसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और चारों जो हैं वो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स लोकलाइज्ड ही होते हैं ना, पाए बॉन्ड जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। उसके बाद है डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर पाए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं होते, ठीक है। वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के दरमियान मूव करते रहते हैं। SPDF होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनके दरमियान मूवमेंट लगी रहती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं डीलोकलाइज बॉन्डिंग। और उसके अलावा है कि अब होती क्यों है डीलोकलाइजेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डीलोकलाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ हो ना, तो तब ये कॉज बनता है डीलोकलाइजेशन की। ये वो डबल बॉन्ड जो है वो रोटेशन शुरू करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये तो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं क्योंकि वो चेंज करते रहते हैं पोजीशन, वो एक जगह पर नहीं बैठते। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करते, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होती है। दूसरा क्या है? इट इंक्लूड sp2 एंड sp3। sp3 नहीं आएगा यहाँ पे, sp2 एंड sp आएगा। sp2 एंड sp एंड कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ सकती हैं इसके अंदर। फिर है कि मेन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है ना डीलोकलाइजेशन को, वो ये होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो सब ऑर्बिटल ज़्यादा हैं जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या होगा कि फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी किसी कार्बन के पास, कभी किसी कार्बन के पास, कभी किसी कार्बन के पास घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास EAN रूल, या फिर जिसको हम कहते हैं सेडविक थ्योरी। सेडविक थ्योरी या EAN रूल क्या होता है? EAN जो होता है वो होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है कि कोई भी जो मेटल एटम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है।
मतलब कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो मेटल है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोगों को पता किस तरह से चलता है कि कितना है, तो मेटल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या कितने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हैं, ये हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। हम देखते हैं कि अगर तो जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेटल के मतलब मेटल के साथ जो आ रहे हैं एटम इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर इक्वल आ जाते हैं किसी नोबल गैस के, किसी नोबल गैस के नहीं, मतलब आप फॉर एग्जांपल देखें ना तो ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें, जैसे ये पोटाशियम का कम्प्लेक्स है ना, के आपको नज़र आ रहा है। अब आपने पीरियोडिक टेबल में जाके देखना है ये के यहाँ पर है, इसी पीरियड में आपने मूव करना है, देखना है एंड में कौन सी वाली नोबल गैस प्रेजेंट है। यहाँ पर जैसे क्रिप्टॉन प्रेजेंट है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि क्रिप्टॉन का नंबर जो है वो 36 है, सही है। तो अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमें कैसे पता लगेगी कि अगर तो इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कैलकुलेट करें, इसका फॉर्मूला हम ऐड करके, अगर तो नंबर 36 आता है, क्योंकि क्रिप्टॉन का 36 है, अगर नंबर 36 आता है तो आप कहोगे मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर नंबर जो है वो 36 से कम आता है आप कहोगे मॉलिक्यूल जो है वो लेस स्टेबल है, या अगर बहुत ज़्यादा कम आते तो आप कहोगे अनस्टेबल है। तो रूल क्या हुआ कि आपका जिस एटम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिस एटम का कॉम्प्लेक्स है आपने उसी एटम के पीरियड में मूव करना है, और पीरियड में मूव करके आपने देखना है कि वहाँ पर नोबल गैस कौन सी प्रेजेंट है। जो नोबल गैस प्रेजेंट होगी ना उसका एटॉमिक नंबर देखना है और फिर ये इसके कैलकुलेट करने हैं। तो मतलब कि इन शॉर्ट एटम जो है वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स लेता रहेगा जब तक कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उसके नोबल गैस, उसके पीरियड में जो नोबल गैस प्रेजेंट है वहाँ तक नहीं पहुँचते। जैसे फॉर एग्जांपल पोटाशियम था ना हमारे पास, पोटाशियम जो है वो तब तक लेता रहेगा जब तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन की इक्वल नहीं हो जाती, जब तक उसका एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन की इक्वल नहीं हो जाता। जब 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना तो समझो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो गया, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं लेगा। सही है, समझ आई है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थीरी अ मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तब तक एक्सेप्ट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब तक उसका टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल ना हो जाए एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। ठीक है, उसके बाद है कि इस रूल को देखते हुए ना हम लोग नंबर ऑफ़ लिगेंड्स का पता कर सकते हैं कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या फिर हम देख सकते हैं कि उनके अगर रिएक्शन हो मेटल और लिगेंड का तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। फिर है कि पर्पस क्या है EAN रूल का, तो पर्पस ये है कि हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल या कम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है या नहीं है। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो हम बड़ी आसानी से चेक कर लेते हैं कि वो सिंपल होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तो हम चेक कर लेते हैं कि स्टेबल है या नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसका एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, तो इसमें स्टेबिलिटी चेक करना आसान नहीं था, जिसके लिए ये रूल पेश किया गया। फिर इस रूल में क्या हुआ कि आप देखते हो कि मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस की इक्वल आ जाता है जो उसी एटम के पीरियड में प्रेजेंट है, तो फिर आप कहोगे मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। EAN का फार्मूला जो होता है वो होता है Z-X। Z जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर, ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल जो भी होगी उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे आप। एक्स जो है आपके पास वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये चेंज होती रहती है, ये होगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है CN आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब सवाल पैदा होता है हमें CN कैसे पता लगेगा। तो जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हम देखते थे अगर यहाँ पर लिखा होता था NH3 और ये लिखा था कि 6 टाइम्स है तो हम कहते थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन अब हम क्योंकि थोड़ा हायर लेवल हो गया तो अब हमें पता लगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये सिर्फ इस बाहर वाले 6 पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो जो 6 होता है वो टोटल नंबर ऑफ़ लिगेंड्स होता है। और हकीकत में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि कितने एटम्स जो हैं लिगेंड के साथ जो बाउंड हुए हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना मोनोडेंटेट, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा वो मोनोडेंटेट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे वो बाइडेंटेट, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो ट्राइडेंटेट, और इस तरह पॉलीडेंटेट हमने पढ़े थे। तो पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट, ये क्या है? ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब जो लिगेंड लगा हुआ है ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो हम कहेंगे ये मोनोडेंटेट है और इसकी डेंसिटी जो है वो 1 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी जो है वो 2 है। तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, और ये डेंसिटी हमें मिलेगी कहाँ से? ये स्ट्रक्चर से मिलेगी हमें। तो जब भी आपके पास सॉल्व करने के लिए कोई न्यूमेरिकल या कोई इस तरह का कोई आता है जिसमें आपसे EAN पूछते हैं टोटल, तो आपको पता होना चाहिए उस जो कॉम्प्लेक्स आया उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उसकी डेंसिटी उस स्ट्रक्चर से मिलेगी, लिगेंड्स भी वहीं से मिल जाएंगे।
ठीक है। तो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको उधर से ही पता लगेगी। फिर है अ कम्प्लेक्स विल बी स्टेबल इफ़ EAN ऑफ द कम्प्लेक्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस इन सेम पीरियड। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जिसमें आपके पास जो है पोटाशियम है। पोटाशियम से हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्योंकि पोटाशियम प्रेजेंट है तो हम पोटाशियम वाले लाइन में जाएंगे पीरियोडिक टेबल पर। वहाँ पे हम देखेंगे कि पोटाशियम के सामने कौन सा नोबल गैस प्रेजेंट है, यानी पोटाशियम वाले पीरियड में कौन सी नोबल गैस। तो हमें पता लगा यहाँ पर क्रिप्टॉन है। हमने देख लिया उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 36 होता है। अब हमने माइंड में रखना है कि जो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स है ना उसका आंसर 36 आता है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है। सही है। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस L मल्टीप्लाई बाई D मल्टीप्लाई बाई 2। अब Z जो है आयरन हम लेंगे ना, सेंट्रल मेटल जो है हमारे पास आयरन है। इसमें जो पोटाशियम है ना सिर्फ और सिर्फ यूज़ हुआ है क्रिप्टॉन का नंबर निकालने के लिए। उसके अलावा बाकी हमने अंदर वाले यूज़ करने, यानी मेटल और लिगेंड को यूज़ करेंगे हम। मेटल हमारे पास है आयरन और लिगेंड हमारे पास है CN6। ठीक है। तो मेटल हमारे पास आयरन था, आयरन का हमने सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। उसके बाद हमारे पास है एक्स है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें वो +2 है। सही है। +2 किस तरह से कि ओवरऑल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर K4 है, इसका मतलब है कि पोटाशियम के ऊपर जो है वो +4 है। सही है। और इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल -6 लगा लो। तो यहाँ पर जो आयरन होगा उसके ऊपर बनेगा +2। ठीक है। तो हमने कहा कि आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। उसके बाद हमने प्लस लगाया। L जो था हमारे पास था नंबर ऑफ लिगेंड्स CN6, ये इसका मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं 6 हैं। डेंटिसिटी का क्या मतलब है, डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है CN। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना Fe, तो Fe के इस तरफ ना इस तरह 6 जो है ना यहाँ पर CN के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। आपको पता है कि CN जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर जो है डेंटिसिटी जो है इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है। तो CN 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसकी डेंटिसिटी आ जाएगी 1। इस सब को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। अब क्योंकि हमारा आंसर 36 आया है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो इसका EN का भी हमारा EAN जो नंबर आया है वो भी 36 आया है। इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत स्टेबल है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, इसमें भी पोटाशियम ही है, तो इसका मतलब है हम क्रिप्टॉन ही यूज़ करेंगे और आंसर जो है वो 36 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल जो है वो लेस स्टेबल, कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस स्टेबल है। इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है। तो इसमें जो है हमारे पास सेंट्रल मेटल जो है अब आयरन नहीं है बल्कि Cr है, क्रोमियम है। ठीक है। तो क्रोमियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। उसके बाद अगर आप इसका ओवरऑल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ना आप लोग निकाल लेंगे तो वो आ जाती है 3। उसके बाद हमारे पास प्लस है लिगेंड कितने हैं, तो C2O4 है 3, तो 3 आ गया। उसके बाद लिगेंड कितने जो है लॉन पेयर या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। ये हमें ना इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। जैसे C और O का बॉन्ड है, तो यहाँ पर अगर C और O होता ना इस तरह से CO होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पर 2 हैं CO, मतलब C2O4 है, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन पेयर का अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इसका कम्प्लेक्स ड्रॉ करके देखेंगे ना तो उसमें से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो डोनेट हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 से, तो हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33। जबकि एक्सपेक्टेड क्या था 36, लेकिन यहाँ पर 33 आया है। इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स जो है वो टोटली स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा सा कम स्टेबल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास कोबाल्ट है और अमोनिया है। अब देखें इसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 27। ट्रांजिशन मेटल्स है ना सारी, तो इसका 27। उसके बाद है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसके ऊपर ओवरऑल +3 है, इसके ऊपर 6 है, तो इसके ऊपर जो है वो 3 होगी, जाहिर है। सॉरी, अमोनिया ये आपने निकाल लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये एक वीडियो है इससे पहले मेरी, उस पर मैंने बताया हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। वहाँ से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगी 3 आ जाएगी इसकी। और फिर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स NH3 6 हैं, तो लिगेंड 6 होंगे। और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन जो है वो 1 लॉन पेयर जो है वो या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है। तो यहाँ पर उसकी डेंटिसिटी आ गई है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो टोटल आंसर आया 36। यहाँ पर भी 36 आ गया। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल या ये कॉम्प्लेक्स जो है ये भी बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसा रूल है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है ना इसको हम इनर्ट गैस रूल भी कहते हैं, और ये होता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है। अब ये यूज़ क्यों होता है, ये रूल इसलिए है कि हम प्रिडिक्ट कर लें या रैशनलाइज कर लें फार्मूले को। ठीक है। तो फार्मूला डिटेक्ट करने के लिए होता है। और ये कहता क्या है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल इज सच दैट सम ऑफ लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18। पीछे हम लोगों ने क्या कहा था
हमने कहा था कि इक्वल होने चाहिए, जो उसके नोबल गैस प्रेजेंट हो उसके इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो एटम के इर्द गिर्द मतलब जो लिगेंड की और जो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो 18 के इक्वल होने चाहिए, ये कहता है ये। अब सवाल पैदा होता है हम उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किस तरह से करेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के दो मेथड हैं। ये ना न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेथड है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है। दो तरह के मेथड हैं। न्यूट्रल मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूट्रल मेथड में ना हम लोग डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल मेटल एटम के ना वैलेंस शेल में होते हैं। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो हमें पता है क्लोरीन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो है वो कैपेसिटी है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। इसी तरह H2O जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। इस तरह CH3 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मतलब कि हमने जो है फाइंड करने कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक ये देख लेना है, फिर डिटरमाइन करना है कि लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कैसे करेंगे हम, ये देखें, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय लिगेंड प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर एक एग्जांपल है Fe/CO5। अब देखें इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ Fe। अब हमने पीछे पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर हमने बात की थी आयरन की, मेरे ख्याल में 24 था शायद। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी एटॉमिक नंबर की। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वैलेंस शेल में कितने हैं। तो हमने इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन की तो उसमें आया 4s2 और 3d6, मतलब कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। हमने इस वाले फॉर्मूले में ये चीज़ तो मिल गई, हमने लिखा 8। फिर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय ईच CO। अब एक CO 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो 5 CO 10 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। यह आ गया 10 18 आंसर आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, हमें कैसे पता लगा। हमें ऐसे पता लगा कि मैंने आपको ना ये वाला जो है चीज़ पहली वाली स्लाइड में बताई थी कि C और O का बॉन्ड जो होता है ना डबल बॉन्ड होता है। अब जब C ने डबल बॉन्ड बनाया ना O के साथ, मतलब C के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बॉन्डिंग के लिए, ये, और इसके पास 2 लॉन पेयर्स पड़े हैं। ये अपना एक लॉन पेयर यूज़ करते हुए एक और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर CO का है। उसके बाद कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, या जिसको हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे। एक CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और 5 CO जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास आएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप टोटल नंबर्स को कैलकुलेट करें। तो ये मेथड जो है वो कंसीडर किया जाता है कि दिस मेथड कंसीडर्ड लिगेंड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। नाउ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स वी मस्ट हैव टू टेक इनटू काउंट द चार्ज ऑन ईच लिगेंड एंड डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि लिगेंड जितने लिगेंड पर जो चार्ज होगा ना, यानी लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो हमें बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल H2 है, तो आपको पता है कि H2 जो है H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 डोनेट कर सकता है। इस तरह CO के पास जो है वो एक ही है। इस तरह Fe के पास जो है वो Fe2 पॉजिटिव, मतलब इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई गई हैं कि इस तरह से हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, इसमें H2 है FeCO4। अब इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ आयरन, आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक है, पीछे हमने बात की थी ना आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8। सही है, लेकिन 4s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके लिए बॉन्डिंग करने के लिए, तो वो ये वाले 6 हैं। सही है, तो ये आ गया 6। और फिर दूसरी बात क्या है कि Fe2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। यहाँ जो हमने बात की थी वो हमने सिंपल आयरन की थी। यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे कितने बचे 6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 4 CO। अभी हमने पीछे बात की कि CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 CO जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय H2 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो H2 के ऊपर 2 नेगेटिव है। आपको पता है H पॉजिटिव का मतलब होता है H के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है H के पास वो भी नहीं है। उसके बाद अगर आप H नेगेटिव को देखें, इसका मतलब है H नेगेटिव का मतलब है H के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो H2 नेगेटिव का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन्स हैं और उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो मतलब टोटल 4 हो गए। समझ आइए, H नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो H नेगेटिव 2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ। इसका हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थैंक यू, होप्स आपको लेक्चर समझ में आई होगी।